माफिया साइलेंट ऑब्सेशन एपिसोड 9 पार्ट 3। वैधानिक चेतावनी और ज़रूरी सूचना वार्निंग साइन। ये कहानी माफिया साइलेंट ऑब्सेशन एक पुनर्तः काल्पनिक कहानी है जिसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान, घटनाएं, धर्म आदि सब कुछ काल्पनिक हैं। ये केवल लेखक की कल्पना है जिसे सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। अगर यह किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या धर्म से मिलती है तो ये केवल एक संयोग माना जाएगा। इसे केवल मनोरंजन के तौर पर लें। फोल्डेड हैंड्स आपका सहयोग ही हमारी प्रेरणा है। फोल्डेड हैंड्स 1 कहानी। अब तक ये कहानी रुद्र सिंह शेखावत और अनुष्का रायचंद की जबरदस्ती की शादी के इर्द गिर्द घूमती है, जहां रुद्र अपनी मां की खुशी के लिए शादी करने को मजबूर है पर उसका मन नहीं है। पिछली रात हल्दी की रस्म में रुद्र के बेरुखे बर्ताव और समीर रायचंद को दी गई चेतावनी से घर का माहौल तनावपूर्ण है। रुद्र के व्यवहार से दुखी कमला माँ और उमा माँ रात में पछतावा करती हैं कि उन्होंने रुद्र पर यह शादी थोपकर गलत किया, पर अब पीछे हटना नामुमकिन लग रहा है। अगली सुबह सिद्धार्थ, जोया, जय, वीर और असिस्टेंट विनय के बीच एक इमरजेंसी मीटिंग होती है, जहां वे विनय को डरा धमकाकर रुद्र की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का सच उगलवा लेते हैं। सच्चाई जानने के बाद सिद्धार्थ तुरंत ऑपरेशन दुल्हन की कुंडली शुरू करता है, जिसका मकसद अनुष्का, विक्रम और समीर की पूरी डिटेल शादी से पहले हासिल करना है ताकि इस शादी को रोका जा सके। रुद्र अपनी मां के कहने पर नाश्ते के लिए नीचे आता है, जहां कमला मां आज शाम 6 बजे मेहंदी और संगीत के कार्यक्रम का अंतिम ऐलान करती हैं। शाम को मेहंदी की रस्म शुरू होती है। रुद्र हरे रंग के कुर्ते में तैयार होकर आता है, जहां वह अपनी वाच बांधते समय सिद्धार्थ के साथ मजाक करके थोड़े देर के लिए हंसता है, पर तुरंत ही दोनों भाई तनाव और मिशन की गंभीरता के साथ समारोह में शामिल होने निकल पड़ते हैं। अब आगे हंसी मजाक के उस छोटे से पल को छोड़कर रुद्र और सिद्धार्थ रॉयल सूट से बाहर निकले और होटल के उस गलियारे से होते हुए नीचे गार्डन की तरफ चलने लगे, जहां मेहंदी का भव्य समारोह हो रहा था। गार्डन का माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। चारों तरफ गोल्डन और सिल्वर रंग की लाइट्स जगमगा रही थीं, जिससे ऐसा लग रहा था मानो किसी ने आसमान के तारों को नीचे जमीन पर उतार दिया हो। बीच गार्डन में एक शानदार स्टेज बना था, जिस पर अनुष्का रायचंद बैठी हुई थी और अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही थी। जैसे ही दोनों भाई गार्डन में पहुंचे, वहां मौजूद शेखावत परिवार और रायचंद परिवार ने उन्हें देखा। पूरा गार्डन, जो अब तक खुशी की फुसफुसाहट से भरा था, अचानक सन्नाटे में डूब गया। सभी की निगाहें रुद्र पर जा टिकीं। हरे कुर्ते में, अपने स्लीक हेयर और दबंग अंदाज में वह बेतहाशा हैंडसम लग रहा था। पार्टी में आई सभी लड़कियां बस उसे ही देखती रह गईं। हर किसी के चेहरे पर एक ही भाव था, ईर्ष्या। वह रुद्र, जो कई लड़कियों के ख्वाबों का प्रिंस था, कुछ ही दिनों में अनुष्का का होने वाला था। मगर सिर्फ भगवान ही जानते थे कि क्या वह सच में अनुष्का का हो पाएगा। रुद्र ने इस सन्नाटे को अनदेखा किया। उसके चेहरे पर वही ठंडक और बेरुखी थी। उसने सीधे कुछ बड़े बिजनेसमैन की तरफ रुख किया और उनसे बात करने लगा। उसके लिए यह शादी सिर्फ एक बिजनेस इवेंट थी और वह हर पल को काम में लगाकर बर्बाद करना चाहता था। रुद्र को बिजनेस में मग्न देखकर कमला माँ उसके पास आईं। उन्होंने प्यार से रुद्र का हाथ पकड़ा और उसे गार्डन के दूसरे कोने में लेकर गईं। कमला माँ ने ममता से उसके गालों पर हाथ रखा। उनकी आवाज़ में वही जिद्दी लेकिन प्यार भरा आग्रह था। कमला माँ, बस बेटा, अब और नहीं। बिजनेस की बातें बंद कर। तुझे भी शगुन की मेहंदी लगानी है। चल मेरे साथ, ये सब करना पड़ता है बेटा। रुद्र ने तुरंत अपनी बात रखी। उसकी आवाज़ में थोड़ी झुंझलाहट थी। रुद्र, माँ, मुझे ये सब मेहंदी वगैरह नहीं लगवाना। और आप भी जानती हैं, लड़के कहाँ मेहंदी लगाते हैं। कमला माँ हंस पड़ी और प्यार से उसे देखा। कमला माँ, तो मैंने कब कहा कि तुझे लड़कियों की तरह पूरे हाथ भरकर मेहंदी लगवानी है। बस थोड़ा सा शगुन कर ले, बस 2 बूंद। मैं भी तो देखना चाहती हूँ कि मेरी बहू तुमसे कितना प्यार करती है। जब लड़कियों की मेहंदी में उसके हमसफ़र का रंग चढ़ता है, तो लड़कों की मेहंदी में उसके हमसफ़र का रंग क्यों नहीं चढ़ेगा। रुद्र अब पूरी तरह से निराश और फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वह जानता था कि वह अपनी माँ की जिद के आगे कुछ नहीं कह सकता। वह उन्हें दुखी नहीं कर सकता था, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े। वह चुपचाप खड़ा रहा, पर उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। कमला माँ ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए स्टेज की तरफ ले जाने लगी। स्टेज पर, जहां अनुष्का बैठी थी, उसके पास एक और आलीशान सोफा रुद्र के लिए रखा था। कमला माँ ने इस बात का खास ध्यान रखा था कि रुद्र के लिए एक पुरुष मेहंदी डिज़ाइनर को बुलाया जाए, क्योंकि वह जानती थी कि रुद्र को किसी लड़की का हाथ लगना तक पसंद नहीं है। अब रुद्र अपने परिवार की इच्छा और अपने भीतर के तूफान को लेकर अनुष्का के पास स्टेज पर जा रहा था। देखना था कि मेहंदी का ये शगुन इस तनाव भरी कहानी में कौन सा रंग लाता है। कमला माँ ने प्यार से रुद्र को स्टेज पर लाकर उसके लिए रखे सोफे पर बैठा दिया। कमला माँ मुस्कुराते हुए मेहंदी आर्टिस्ट से, देखो बेटा, इसे ज़्यादा मेहंदी नहीं लगानी है। बस बीच हथेली में एक छोटा सा सुंदर डिज़ाइन बना दो और उसमें मेरी बहू का नाम लिख देना।
मैं भी तो देखूं कि मेरे इस अड़ियल बेटे के हाथों में मेरी बहू के नाम का रंग कैसे चढ़ता है। फायर। जैसे ही रुद्र अनुष्का के पास बैठा, अनुष्का की आंखें उसी पर ठहर गईं। जब से रुद्र गार्डन में आया था, अनुष्का की नज़रें सिर्फ उसी पर थीं। वह दिल ही दिल में खुद को किस्मत वाली मान रही थी कि इतना हैंडसम, दबंग बिजनेसमैन उसका होने वाला पति है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही सही, दुनिया के सामने तो रुद्र सिर्फ उसका था। वहीं स्टेज के ठीक नीचे शेखावत परिवार की यंग ब्रिगेड का ड्रामा शुरू था। जोया, सिद्धार्थ, जय और वीर चारों हाथों में वाइन ग्लास लिए एक साथ खड़े थे और अनुष्का को घूर रहे थे। उनकी बातें खुशी के शोर में दबकर किसी को सुनाई नहीं दे रही थीं। सिद्धार्थ आंखों में आग लेकर फुसफुसाते हुए, देखो इस चुड़ैल को, कितनी लस्टिक नज़रों से मेरे दोस्त को देख रही है। ऐसा लग रहा है अभी ही कच्चा चबा जाएगी। जय शांत स्वर में, भाई उसकी शादी होने वाली है रुद्र भाई से। वह अपने होने वाले पति को देखेगी ही। ये तो सारी लड़कियां करती हैं। जय की बात सुनकर तीनों ने उसे घूर कर देखा। जोया आंखें तरेरते हुए मजाकिया अंदाज में, सिद्धार्थ भाई, मुझे लगता है उस कलमोही अनुष्का ने जय भाई पर काला जादू करवाया है। देखो, यह उसकी साइड ले रहा है। सिद्धार्थ और वीर हंस पड़े। इस गंभीर मिशन के बीच ये हल्की फुल्की कॉमेडी उन सब का तनाव थोड़ा कम कर रही थी। रनिंग डैश। स्टेज पर रुद्र मेहंदी कम लगवा रहा था और गुस्से से उस पुरुष मेहंदी आर्टिस्ट को ज्यादा घूर रहा था। उसकी आंखें इतनी ठंडी थीं कि बेचारा आर्टिस्ट डर के मारे कांपते हाथों से डिजाइन बना रहा था। रुद्र के चेहरे पर साफ लिखा था, अगर यह मेहंदी मेरे हाथ पर 1 सेकंड भी ज्यादा रुकी तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुद्र को इस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने से सख्त नफरत थी। वह लगातार अपना मोबाइल चेक कर रहा था, अपने ईमेल पर नजरें गड़ाए हुए था, मानो किसी तरह बस ये टॉर्चर खत्म हो जाए। जैसे ही आर्टिस्ट ने छोटे से डिजाइन को पूरा किया, मेहंदी आर्टिस्ट डरते हुए लगभग फुसफुसाहट में, सर आपकी मेहंदी पूरी हो गई है और मैंने आपके कहने के मुताबिक मैम का पूरा नाम नहीं, सिर्फ उनका शुरुआती अक्षर अल्फाबेट लिखा है। रुद्र ने जैसे ही सुना कि मेहंदी का टॉर्चर खत्म हुआ, उसने तुरंत आर्टिस्ट के हाथ से अपना हाथ झटके से खींच लिया। वह हड़बड़ी में स्टेज से नीचे उतरना चाहता था, लेकिन हाथ खींचते ही उसके हाथ की गीली मेहंदी थोड़ी सी फैल गई। अनुष्का के नाम का जो पहला अक्षर उस पर लिखा गया था वह हल्का सा मिटा और एक खराब हैंडराइटिंग के कैपिटल टी जैसा दिखने लगा। हालांकि उस हड़बड़ी में न तो आर्टिस्ट ने इस पर ध्यान दिया, न ही रुद्र ने, जिसे बस स्टेज से नीचे उतरना था। वह जल्दी से उन बिजनेसमैन की तरफ बढ़ गया जिनके साथ वह पहले बात कर रहा था और वापस अपने बिजनेस के कवच में छुप गया। स्टेज पर लगी मेहंदी मिट चुकी थी, पर रुद्र के जीवन में टी अक्षर ने एक बड़ी अनजानी घटना का संकेत दे दिया था जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। वहीं दूसरी ओर महानगर की रंगीन पर बदनामी भरी गलियों से दूर एक संकरी जगह थी, मीना बाजार। इस बाजार की शामें भी उतनी ही वीरान और बेरंग थीं जितनी वहां रहने वाली लड़कियों की आंखें। हर रात की तरह इस समय भी वहां चारों ओर एक उदास सन्नाटा पसरा था जो अंदर के कोलाहल को दबा रहा था। एक टूटे हुए पुराने झरोखे के पास बैठी थी तारा। वह अब पहले से कहीं ज्यादा कमजोर दिख रही थी। उसका शरीर लगभग हड्डियों का ढांचा बन चुका था और उसकी आंखें, वे रात के अंधेरे में भीगते हुए बादलों जैसी थीं जिनमें आंसू भरे थे और एक अजीब सी खालीपन थी। वह चुपचाप चांद को घूर रही थी, एक ऐसा चांद जो इस अंधेरी गली से बहुत दूर आजाद आसमान में चमक रहा था। तभी कोठे की एक और लड़की उसके पास आई। उसकी उम्र लगभग 25-26 साल रही होगी। उसके चेहरे पर जीवन की कठोरता साफ झलकती थी, पर उसकी आंखों में अब भी कहीं एक छोटी सी चमक बाकी थी। वह तारा के पास आकर बैठ गई और धीरे से बोली, अरे ओए, तू इतनी उदास क्यों है? तुझे तो खुश होना चाहिए, परसों तू यहाँ से चली जाएगी। उसने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, यह आई हुई लड़की वापस कभी नहीं जाती। तू पहली होगी जो यहाँ से जिंदा जाएगी। यहाँ की औरतें 2 पैरों पर आती हैं और 4 कंधों पर जाती हैं। तू तो 2 पैरों पर आई भी है और 2 पैरों पर जाएगी भी, फिर भी इतनी उदासी। तारा ने अपनी भीगी आंसुओं से भरी आंखें उठाकर उस औरत को देखा। उसकी आवाज़ अत्यंत मीठी पर थकी हुई थी। आपका नाम क्या है, दी? तारा ने मीठे लहजे में पूछा। तारा के मुंह से दी सुनते ही वह औरत जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी में एक कड़वापन था, जैसे वह खुद पर ही हंस रही हो। दी, वह बेतहाशा हंसती रही। तारा को अजीब लगा, आप इस तरह से हंस क्यों रही हैं? पहली बार इस नरक जैसी जगह पर आने के बाद किसी ने मुझे दी कहा है, उसने अपनी हंसी पर काबू पाते हुए कहा। यहाँ की औरतें जब एक दूसरे से बात करती हैं तो गालियों से, जहर से बात करती हैं, और तू हमें इतनी इज्जत दे रही है। बस इसी बात पर हंसी आ गई। ये बात सुनकर तारा उदास हो गई और शर्मिंदगी से अपना चेहरा नीचे झुका लिया। उस औरत ने तुरंत तारा के चेहरे को ऊपर उठाया। अच्छा, उदास मत हो, मेरा नाम रेखा है। तारा ने चांद की तरफ देखा। सच में, आपका नाम रेखा है?
यहाँ की औरतों का नाम यहाँ आने से पहले कुछ और होता है और यहाँ आने के बाद कुछ और। रेखा की आंखें भर आईं। एक गहरी उदासी उसके चेहरे पर छा गई। ये बात तो तुमने सही कही, रेखा ने फुसफुसाते हुए कहा। ये नाम तो यहाँ के सेठ लोगों ने मुझे दिया है। मेरा असली नाम तो रिया शर्मा है, पर जब से मैं यहाँ आई हूँ अपनी पुरानी जिंदगी को भूल चुकी हूँ, और पुराने नाम को भी। वह लड़की रिया शर्मा अब मर चुकी है। उसकी आवाज़ में बरसों का दर्द भरा था। तारा ने कांपते होंठों से पूछा, क्या आप लोग यहाँ से भाग क्यों नहीं जाती? यह अच्छी जगह नहीं है। रेखा ने एक लंबी आह भरी। भागना इतना भी आसान नहीं होता भावना। हर किसी के नसीब में इस गली से आज़ादी नहीं लिखी होती। तू तो खुशी मना, तू तो परसों यहाँ से जा रही है। रेखा ने प्यार से तारा के गालों पर हाथ रखा। तू मुझे अच्छी लगी, इसलिए तुझे एक बात बताती हूँ। एक सुझाव, मर्दों पर कभी भरोसा मत करना, किसी पर भी नहीं। न बाप पर, न भाई पर, न पति पर, न प्यार पर, किसी पर भी नहीं। उसकी आवाज़ चेतावनी भरी थी। चल अब मैं चलती हूँ, काम का समय हो चुका है। रेखा इतना कहकर वहां से उठी और नीचे की ओर चली गई। तारा उसे तब तक पलटकर देखती रही जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। जब रेखा पूरी तरह जा चुकी थी तो तारा ने एक ठंडी सांस ली, चांद को देखा और मन ही मन में दोहराया, सही कहा, किसी पर भरोसा करना सही नहीं। अगर भरोसा करना है तो सिर्फ खुद पर करो। ब्लू मून होटल में भव्य मेहंदी की रस्म समाप्त हो चुकी थी। शाम की जगमगाहट अब रात के अंधेरे में बदल गई थी और हर कोई रात 11 बजे शुरू होने वाले संगीत समारोह की तैयारी में अपने अपने कमरों में लौट चुका था। अनुष्का रायचंद के आलीशान कमरे में इस समय एक अजीब सा सन्नाटा और तनाव पसरा था। कमला माँ, उमा माँ और परिवार की कुछ अन्य महिलाएं वहीं थीं, क्योंकि अब मेहंदी सूख चुकी थी और सभी को उस शुभ रंग के चढ़ने का इंतजार था जो किसी भी दुल्हन के भाग्य और उसके हमसफर के प्रेम का प्रतीक होता है। मेहंदी आर्टिस्ट धीरे धीरे सावधानी से अनुष्का के हाथों से सूखी मेहंदी उतारने लगी। हर एक परत उतरने के साथ सभी की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। कुछ देर बाद जब अनुष्का के हाथ पूरी तरह साफ हुए तो वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर खुशी की जगह गंभीरता और हैरानी छा गई। अनुष्का के हाथों में मेहंदी का रंग बिल्कुल नहीं चढ़ा था। वह महज फीकी नारंगी रंगत में सिमट कर रह गई थी, जो किसी भी लिहाज से एक दुल्हन की गहरी मेहंदी नहीं लग रही थी। यह उस पुरानी मान्यता को झुठला रहा था कि जिस लड़की की मेहंदी का रंग गहरा चढ़ता है उसका पति उससे बेपनाह प्यार करता है। कमला माँ की नज़रें जैसे ही अनुष्का के फीके हाथों पर गईं, उनकी चिंता बढ़ गई। उन्होंने तुरंत अनुष्का के चेहरे की ओर देखा, जहां क्रोध के भाव साफ झलक रहे थे। वह जानती थी कि अनुष्का इस अपशगुन से कितनी आग बबूला हो रही होगी। तभी उमा माँ, जो हमेशा शांत और समझदार थी, आगे आईं। उन्होंने अनुष्का के बालों पर प्यार से हाथ फेरा, एक ममता भरा स्पर्श जो स्थिति को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उमा माँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है बेटा, हर किसी के हाथों में मेहंदी का रंग नहीं चढ़ता। तुम रात को लौंग और घी का धुआं अपने हाथों पर लगाओ, मेहंदी का रंग शायद और गहरा चढ़ जाए। कमला माँ ने भी तुरंत माहौल को हल्का करते हुए कहा, हाँ अनुष्का, टेंशन मत लो, अभी बहुत टाइम है, हो जाएगा सब ठीक। उमा माँ ने अनुष्का के बाल सहलाए और फिर तुरंत कमला माँ और जोया के साथ कमरे से बाहर निकल गईं। उनके चेहरों पर जो उदासी और चिंता थी वह बाहर निकलते ही एक गहन संकल्प में बदल गई। तीनों महिलाओं के मन में एक ही विचार था, रुद्र। तीनों तुरंत तेज कदमों से रुद्र के रॉयल सूट की तरफ बढ़ीं। टक्कर, रुद्र के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। वह कमरे के अंदर ही था और किसी क्लाइंट से कॉल पर बात कर रहा था। उसके चेहरे पर अभी भी बिजनेस का तनाव था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी उत्सुकता और झुंझलाहट थी। वह अपने हथेली पर बार बार नजर डाल रहा था। वहां उसकी हथेली के बीचों बीच मेहंदी का रंग बेइंतहा गहरा, रक्त के रंग जैसा लाल चढ़ा था। ये रंग इतना गहरा था कि जिसने भी इसे देखा होगा वह हैरान रह गया होगा। लेकिन उसकी हैरानगी का कारण सिर्फ रंग नहीं था, बल्कि वह निशान था जो अब पूरी तरह स्पष्ट हो चुका था। जहां अनुष्का का नाम ए लिखा होना चाहिए था, वहां अब एक गड़बड़ कैपिटल टी उकेरा हुआ था। रुद्र खुद से सवाल कर रहा था, ये टी किसका है? मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया? और यह रंग इतना गहरा क्यों चढ़ा है? कमला माँ और उमा माँ जैसे ही कमरे के अंदर आई, उन्होंने रुद्र को फोन पर व्यस्त देखा। कमला माँ ने उन्हें घबराया हुआ देखकर तुरंत कहा, रुद्र तू अपनी मेहंदी जरा दिखाना, कैसी चढ़ी है? रुद्र ने अपने चेहरे पर उनकी घबराहट को पढ़ लिया। माँ, क्या हुआ? आप दोनों इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, कमला माँ ने लगभग झपट कर उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी हथेली पर नजर डाली। और अगले ही पल दोनों माँओं के चेहरे पर छाई चिंता और उदासी जादू की तरह गायब हो गई। उनकी आंखें खुशी से भर गईं। कमला माँ, ओह मेरे लाल, देखो माँ, इसकी मेहंदी का रंग कितना गहरा चढ़ा है। ये तो किसी भी दुल्हन की मेहंदी से ज्यादा गहरा है। रुद्र ने झुंझलाहट में हाथ छुड़ाना चाहा, पर माँ की खुशी देखकर रुक गया।
लेकिन अगली ही पल कमला माँ ने फिर से रुद्र का हाथ देखा और भौहें सिकोड़ लीं। रुद्र, ये टी क्या है? यहाँ तो ए लिखा होना चाहिए था ना। अनुष्का का नाम। रुद्र, जो अभी भी कॉल पर था, फ्रस्ट्रेट होकर बोला, माँ हमें नहीं पता कि यह कैसे लिखा गया। शायद मिट गया होगा, मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया। मगर दोनों माँओं के चेहरे पर अब कोई शिकायत नहीं थी। रुद्र के हाथों में गहरा रंग देखकर उनके मन की उदासी दूर हो चुकी थी। कमला माँ ने लाड़ से रुद्र के सिर को सहलाया। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, अब तू थोड़ा आराम कर ले और नीचे तैयार होकर आ जा। 11 बजे से संगीत की रस्म है। रुद्र फ्रस्ट्रेशन से भरकर बोला, माँ मेरा संगीत के कार्यक्रम में क्या काम? मुझे काम है, उमा माँ ने बीच में आकर शांत आवाज में कहा, बस थोड़ी देर के लिए आ जाना बेटा। महज शगुन के लिए, उसके बाद तुम अपने रूम में वापस आ सकते हो। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। रुद्र ने झुंझलाहट में हामी भर दी। दिल टूटना। जैसे ही कमला माँ और उमा माँ कमरे से बाहर निकली, उमा माँ ने धीरे से पूछा, कमला तुम इतनी खुश क्यों हो? रंग तो गहरा है पर नाम तो अनुष्का का नहीं था। फिर भी कमला माँ ने अपनी आंखों में एक अटूट विश्वास लिए उमा माँ को देखा और मुस्कुराई। हाँ, उस पर अनुष्का का नाम नहीं था, पर किसी का नाम तो था न, उमा। एक ऐसा नाम जिसे हम नहीं जानते। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि वह जिस किसी का भी नाम है, वह जल्दी ही हमारे बेटे की जिंदगी में आने वाली है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। उनके दिल में टी ने अनजाने में ही एक नए और सच्चे रिश्ते की उम्मीद जगा दी थी, जो शायद उनके बेटे की खुशी के लिए सही था। फायर। वहीं अनुष्का के कमरे में अब सब कुछ तहस नहस हो चुका था। जैसे ही सब लोग गए, उसका गुस्सा फूट पड़ा था। उसने कमरे की सारी चीजें फेंक दी थीं, यहाँ तक कि उसने ड्रेसिंग टेबल का शीशा भी तोड़ दिया था। यह अपशगुन, यह असफलता उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी उसकी एक दोस्त ने डरते डरते उसे शांत करने की कोशिश की। अनुष्का, शांत हो जाओ, मैं तेरी एक मदद कर सकती हूँ। तुम इस मेहंदी के ऊपर इंस्टेंट मेहंदी लगा लो। उससे गहरा कलर आ जाएगा और किसी को पता भी नहीं लगेगा। ये सुनकर अनुष्का का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह पागल हो रही थी। उसने पास रखी शीशे की मेज पर से एक फूलदान उठाया और चीखते हुए अपनी दोस्त की तरफ फेंका। गेट लॉस्ट, यहाँ से निकल जाओ, अपना चेहरा मुझे दोबारा मत दिखाना। आई सेड गेट लॉस्ट। उसकी दोस्त सहम कर डर के मारे जल्दी से कमरे से निकल गई। अनुष्का अपने बिस्तर पर जाकर बैठ गई। उसका चेहरा क्रोधाग्नि से जल रहा था। वह अपने फीके हाथों को घूर रही थी और उसके मन में रुद्र के गहरे रंग की मेहंदी के बारे में सोचकर और भी ज्यादा आग लग रही थी। इधर होटल के सारे कमरों में मेहमान संगीत समारोह के लिए उत्साह और उम्मीद के साथ तैयार हो रहे थे, पर अनुष्का के दिल में सिर्फ बदले की आग जल रही थी। रात के ठीक 11 बज चुके थे। ब्लू मून होटल का भव्य बॉल रूम पूरी तरह से मेहमानों और परिवार के सदस्यों से भरा हुआ था। बॉल रूम की सजावट बेहद शानदार थी, जो शेखावत परिवार के शाही रुतबे को दर्शा रही थी। सफ़ेद, गोल्डन और गहरे लाल डार्क रेड रंग की थीम के बीच काले गुलाबों के बड़े बड़े गुलदस्ते लगे थे। हॉल की छत कांच की बनी थी, जिससे रात के आकाश के तारों से भरा खूबसूरत मंजर अंदर दिखाई दे रहा था। उन्हीं कांच की दीवारों से झूलते विशालकाय शैंडलियर पूरे हॉल को किसी सपनों की दुनिया जैसा बना रहे थे। शेखावत और रायचंद परिवार दोनों ही गोल्डन और ऑफ वाइट के शानदार संयोजन वाले वस्त्रों में थे, सिवाय दो लोगों के, रुद्र और अनुष्का रायचंद के। रुद्र और अनुष्का के कपड़ों में गहरे लाल गुलाबों का जटिल पैटर्न था, जो उन्हें भीड़ से अलग कर रहा था। ये पैटर्न दूर से ही बता रहा था कि वे ही रात के ग्रूम और ब्राइड हैं। संगीत समारोह शुरू हो चुका था। चारों ओर खुशी के गीत बज रहे थे और मेहमान ताल पर थिरक रहे थे। हर चेहरे पर जश्न की रौनक थी, सिवाय रुद्र और अनुष्का के। रुद्र अपने कठोर और शांत स्वभाव में था, जबकि अनुष्का के चेहरे पर मेहंदी न चढ़ पाने का क्रोध अभी भी छिपा हुआ था। वह उस गुस्से को दबाने की लाख कोशिश कर रही थी, पर उसकी आंखों की लाल रंगत उस छिपे हुए गुस्से की गवाही दे रही थी। हालांकि किसी को ये पता नहीं चला कि उसने अपनी दोस्त के सुझाव पर फीकी मेहंदी पर इंस्टेंट मेहंदी लगा ली थी, जिससे उसके हाथ गहरे रचे हुए दिख रहे थे। दुनिया को लग रहा था कि उसका प्रेम गहरा है, जबकि यह महज एक झूठ था। ऑपरेशन दुल्हन की कुंडली। वहीं बॉल रूम के शोर से दूर होटल के शांत अंधेरे गार्डन के कोने में, जहां रंगीन लाइटें भी कम पड़ रही थीं, सिद्धार्थ, जय, वीर और जोया ने असिस्टेंट विनय को घेरा हुआ था। विनय रायचंद परिवार की कुंडली खंगालने के बाद बेहद घबराया हुआ था। वह जानता था कि जो सच्चाई उसने खोजी है वह बेहद खतरनाक है। सिद्धार्थ अधीरता से हाथ बांधे खड़ा था। उसकी आंखों में मिशन की गंभीरता साफ झलक रही थी। सिद्धार्थ चिढ़कर, अबे क्या हुआ, इतनी देर से हमारा चेहरा क्यों देख रहा है? अब बता भी दे कि तूने रायचंदों के बारे में क्या पता लगाया है। जल्दी। जय और वीर ने कृपी स्माइल के साथ अपने अपने हाथ विनय के कंधों पर रखे एक हल्का सा दबाव बनाया, जो धमकी से कम नहीं था।
जय शांत पर गंभीर, हाँ विनय बता भी दे, भाई इंतजार कर रहे हैं। जोया भी हाथ बांधे पूरी तरह तैयार खड़ी थी। विनय की घबराहट बढ़ती जा रही थी। विनय कांपते हुए, सर मैंने सब पता लगाया है। वह अनुष्का रायचंद बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं है, उसका कैरेक्टर सही नहीं है। सिद्धार्थ और बाकी सब पूरी तरह चौकन्ने हो गए। विनय ने सांस ली और सच्चाई उगलनी शुरू कर दी। वह अपने बॉयफ्रेंड कपड़ों की तरह बदलती है। उसे जैसे ही अपने मौजूदा बॉयफ्रेंड से ज़्यादा अमीर और ऊंचा लड़का दिखता है, वह उसे रिझाने की कोशिश करने लगती है। रुद्र सर इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, इसीलिए उसने इस शादी के लिए हाँ कहा है। जोया ने गुस्से से मुट्ठी भींच ली, जबकि सिद्धार्थ की आंखें आग उगलने लगीं। विनय आगे बोला, और सर विक्रम रायचंद भी कोई अच्छा इंसान नहीं है। उसका बहुत बड़ा अवैध कारोबार, इल्लीगल रैकेट चलता है। वह हर तरह के गैरकानूनी धंधे करता है और उसका साथ देते हैं विधायक वीरेंद्र प्रताप सिंह। और सबसे बुरी बात, विक्रम का बेटा समीर रायचंद और वीरेंद्र प्रताप सिंह का बेटा रणवीर प्रताप सिंह भी उनके हाथ बटाते हैं। यहाँ तक कि ये दोनों दोस्त मिलकर बहुत सारी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। ये सुनकर चारों भाई बहन सन्न रह गए। उनका शक अब भयानक हकीकत में बदल चुका था। विनय डरते हुए, विक्रम रायचंद इस शादी के लिए इसलिए राजी हुआ है क्योंकि उसे लगा कि शादी के बाद उसके अवैध धंधे को रोकने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि रुद्र सर की पहुंच सबसे ऊपर है। वह इस शादी के बाद अपने धंधे को और बढ़ाना चाहता है। पूरे गार्डन में सन्नाटा छा गया। संगीत की आवाज़ भी अब दूर से आती हुई फीकी लग रही थी। सिद्धार्थ की आंखों में अब संदेह नहीं, बल्कि साफ क्रोध की ज्वाला थी। सिद्धार्थ दांत पीसते हुए, उस समीर रायचंद पर तो मुझे हमेशा से शक था। साला कुत्ता, एकदम नीच आदमी। अब हम यह शादी किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। जय, वीर और जोया ने पूरी तरह से हाँ में सिर हिलाया। वे जानते थे कि अब दांव पर सिर्फ रुद्र की मां की खुशी नहीं, बल्कि उनके पूरे परिवार की सुरक्षा और सम्मान भी है। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। अब साजिश का पता लग चुका था। अगला कदम क्या होगा, ये सोचना बाकी था। एक एक पल कीमती था, क्योंकि बॉल रूम में संगीत का जश्न अपने चरम पर पहुंच रहा था। विक्रम रायचंद और उनके अवैध धंधों की भयानक सच्चाई सामने आने के बाद सिद्धार्थ, जय, वीर और जोया के चेहरों पर एक ही भाव था, बदले का और मिशन को अंजाम देने का दृढ़ संकल्प। असिस्टेंट विनय भी डर के मारे उनके पीछे पीछे तेज कदमों से बॉल रूम की ओर निकला। जब वे भव्य बॉल हॉल में पहुंचे तो संगीत की धुनें अब भी तेज थीं। मेहमान एक दूसरे से गपशप करने और ड्रिंक्स लेने में व्यस्त थे। उनकी निगाहें तुरंत हॉल में फैले हुए पैटर्न वाले कपड़ों को ढूंढने लगी और उन्हें उनका शिकार मिल गया। अनुष्का रायचंद अपने दोस्तों के एक समूह के साथ खड़ी थी, दिखावटी हंसी और झूठी खुशी के बीच अपनी इंस्टेंट मेहंदी वाले हाथों का प्रदर्शन कर रही थी। और दूसरी तरफ हॉल के एक किनारे पर एक शांत कोने में रुद्र सिंह शेखावत अकेला बैठा था। वह अपने हाथों में विस्की का ग्लास लिए हुए था और उसकी आंखें दूर छत के पार सितारों को घूर रही थीं, जैसे वह इस पूरे दिखावे से कोसों दूर हो। उसके चेहरे पर साफ कोल्डनेस और अलगाव था। चारों भाई बहन चुपचाप रुद्र के पास पहुंचे और उसके नज़दीकी सोफे पर बैठ गए। विनय थोड़ा दूर, अपनी उपस्थिति को यथासंभव छिपाते हुए खड़ा हो गया। रुद्र ने अपने पास शोर शराबा महसूस किया और बिना पलक झपकाए अपने भाइयों की तरफ देखा। सिद्धार्थ, जो अब मिशन की गंभीरता को समझते हुए भी माहौल को हल्का करना चाहता था, तुरंत मजाक के मूड में आ गया। सिद्धार्थ सोफे पर आराम से पसरते हुए विस्की के ग्लास की ओर इशारा करते हुए, क्या बात है भाई, इतनी देर रात अकेले बैठकर क्या सोच रहे हो? अरे, यह विस्की का ग्लास तो आज तुम्हारी आज़ादी की आखिरी रात का प्रतीक लग रहा है। फिर उसने थोड़ा झुककर कान में फुसफुसाहट के अंदाज में एक तंज कसा। क्या सोच रहे हो यार, दूल्हा बनना भी फांसी पर चढ़ने जैसा है। दोनों में से कोई भी काम अपनी मर्जी से करने का मन नहीं करता, लेकिन परिवार की खुशी के लिए चुपचाप करना पड़ता है। और एक बार जो चढ़ गए तो उतरने का रास्ता नहीं होता। सिद्धार्थ के मुंह से यह शादी एक बर्बादी वाला तंज सुनते ही जय और वीर अपनी हंसी दबाने लगे और जोया ने मजाक में उसके कंधे पर मारा। रुद्र ने तुरंत अपना ग्लास नीचे रखा और अपने दोस्त जैसे भाई की तरफ देखा। उसकी आंखें एकदम ठंडी बर्फीली थीं, जैसे वह किसी जंगली जानवर को घूर रहा हो। उस घूरने में गुस्सा और नाराजगी साफ थी। रुद्र शांत पर खतरनाक आवाज में, सिद्धार्थ अपने दोस्त की उस घातक घूरन फेटल स्टेयर को झेल नहीं पाया। वह तुरंत हंसी में फूट पड़ा और डरते हुए अपने हाथ अपने मुंह के पास लाकर उसे बंद करने का इशारा किया। सिद्धार्थ हंसते हुए डरी हुई आवाज में, बस भाई, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, प्रॉमिस। मेरी जुबान को ब्रेक लग गया। प्लीज इस तरह घूरना बंद करो। मुझे अपने बचपन के वो दिन याद आ गए जब मैं तेरी चॉकलेट चुराता था। उसने मजाक में अपनी गर्दन पकड़ ली, जैसे रुद्र अभी उसकी गर्दन मरोड़ देगा। रुद्र ने गहरी सांस ली और अपना विस्की का ग्लास फिर से उठा लिया।
वह जानता था कि उसके भाई बहन उसकी परवाह करते हैं, पर इस समय वह किसी मजाक के मूड में नहीं था। रुद्र विस्की की एक घूंट लेते हुए, फालतू की बकवास बंद करो। यहाँ क्यों आए हो? जश्न मनाओ, जाओ। तभी सिद्धार्थ कहता है, भाई अगर कुछ है तो हमें बता सकता है। तुम मुझे इस शादी से खुश नहीं लगता। रुद्र उसकी तरफ नजर करके देखता है और कुछ कहता नहीं। सभी भाई बहन डांसिंग स्टेज की तरफ जा चुके थे सिवाय सिद्धार्थ के। सिद्धार्थ रुद्र के पास शांति से बैठा हुआ था। वह दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, पर लग रहा था कि उनकी खामोशी एक दूसरे से बात कर रही थी। अब आगे देखते हैं कि रुद्र के सभी भाई बहन यह शादी को कैसे रोकते हैं। आगे की कहानी सुनाने के लिए हमारे साथ बने रहे। मैं एक दिन बीच करके एपिसोड दूंगी। अगर मेरे वीडियो पर 2K व्यूज और 200 लाइक्स आते हैं तो मैं इसके आगे के एपिसोड कल ही अपलोड कर दूंगी। आगे चलकर इस कहानी में बड़े बड़े धमाके होने वाले हैं। इस जैसे कहानी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।